ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। ऋषभ की आवाज से ऑफिस का वो केबिन गूंज उठा था। 6 फुट 2 इंच की हाइट, दिखने में बेहद हैंडसम, लेकिन आज उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा था कि पूरा ऑफिस उसे हिकारत की नजरों से देख रहा था। उसके सामने नताशा खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। उसने पूरी तैयारी की थी ऋषभ को हैरेसमेंट के केस में फंसाने की। उसके बाल बिखरे हुए थे, काजल आंखों में फैल गया था और कंधे से उसका कपड़ा फटा हुआ था। वो रोती हुई चिल्लाई, झूठ बोल रहा है ये, इसने मुझे काम के बहाने केबिन में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। केबिन में भीड़ लगी हुई थी और वहाँ कंपनी के मालिक राजीव जी भी खड़े हुए थे। कोई नहीं जानता था कि ऋषभ उनका इकलौता बेटा है। राजीव जी ने हमेशा ऑफिस के अनुशासन को सबसे ऊपर रखा था, इसलिए उन्होंने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी थी। अपने बेटे पर ऐसा इल्जाम देखकर वो गुस्से से भर गए। उन्होंने ऋषभ से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे ऑफिस में ये गंदा काम नहीं चलेगा। अब पुलिस ही तुम्हारे मुंह से सच निकलवाएगी। ऋषभ ने गुस्से में नताशा की तरफ कदम बढ़ाया, तुम सच बोलोगी या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। वो नताशा पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी एक बुलंद आवाज गूंजी, रुक जाओ ऋषभ। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। सामने फॉर्मल ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, कंधे तक खुले रेशमी बाल, आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसे देखकर सब चुप हो गए। वो अवनी थी, इस ऋषभ की मैनेजर, लेकिन असल जिंदगी में वो ऋषभ की पत्नी थी। ऋषभ उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। वो उसे देखकर और ज्यादा चढ़ गया। ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है और यहाँ के बॉस इस लड़की की बात पर आकर मुझे जेल भेज रहे हैं और तुम कह रही हो रुक जाओ। नहीं, ये लड़की सच बोलेगी। वो एकदम से नताशा का गला पकड़ लिया। सभी घबरा गए। ऋषभ, तुम्हें जो कुछ भी करना था तुमने कर लिया, अब मुझे करने दो। कहते हुए अवनी सीधे ऋषभ के पास आई। उसने ऋषभ का हाथ पकड़ा और नताशा से दूर कर दिया। ऋषभ अवनी को अपने करीब देखकर शांत हो गया। नताशा ने सुकून की सांस ली और डरकर राजीव के पीछे खड़ी हो गई। देखा सर आपने, ये ऋषभ मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। राजीव जी ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया और वहीं अवनी ऋषभ की तरफ देख रही थी। ऋषभ की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और कंधे पर लिपस्टिक के निशान थे। उसने बड़े प्यार से ऋषभ का कॉलर ठीक किया और एक एक करके उसके बटन बंद करने लगी। बटन बंद करने के बाद अवनी ने ऋषभ का कंधा थपथपाया और मुड़कर कहा, इल्जाम बहुत बड़ा है मिस्टर ऋषभ, और तुम्हारी शर्ट पर लगा ये निशान तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। ऋषभ ने कुछ कहना चाहा पर अवनी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। फिर नताशा की तरफ देखकर तंज कसा, यकीन नहीं होता कि तुम्हारी चॉइस ये लड़की है। नताशा भड़क गई, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो तुम? अवनी ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ नताशा, पहले मुझे मेरे एम्प्लॉय से बात करने दो। नताशा घबरा गई, उसे डर था कि कहीं ऋषभ सच ना बोल दे। वो तुरंत राजीव की तरफ मुड़ी, सर क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस आदमी को अभी जेल भिजवाइए। राजीव जी ने भी कहा, अवनी तुम क्या कर रही हो, सब कुछ साफ दिख रहा है, अब सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। ऋषभ से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चिल्लाया, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, और अगर इस कंपनी में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं अभी रेजिग्नेशन देता हूँ। अवनी जो ऋषभ की मैनेजर थी तुरंत बोली, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगी, तुम मेरे एम्प्लॉय हो और ये मेरा फैसला होगा कि कौन काम करेगा और कौन नहीं। नताशा ने फूट फूट कर रोने का नाटक शुरू कर दिया, मैम इसने मेरे साथ इतना कुछ किया और आप इसे बचा रही हैं, अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं ये कंपनी छोड़कर जा रही हूँ। अवनी ने गहरी सांस ली और ठंडे आवाज में कहा, ठीक है तुम अपना रेजिग्नेशन लिख सकती हो। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि शायद अवनी ऋषभ को पसंद करती है, इसलिए उसका साथ दे रही है। नताशा ने दांव खेलते हुए कहा, ये कंपनी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, मैं सोशल मीडिया पर सबको बता दूंगी कि यहाँ के मैनेजर्स अपराधियों का साथ देते हैं। बस करो नताशा, अब तमाशा बंद करो। अवनी की आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। चलो मुझे एक बात बताओ, ये सब वॉशरूम के पास हुआ ना? नताशा ने झूठ की चादर और गहरी ओढ़ ली। जी मैम, उसने मुझे दीवार से सटा दिया और अवनी ने ऋषभ के कंधे पर लगे लिपस्टिक के निशान को गौर से देखा और फिर नताशा के होठों की तरफ इशारा किया। नताशा तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है, चेरी ब्लॉसम राइट? नताशा सकपका गई। जी मैम, लेकिन एक बात बताओ। अवनी की आंखों में अब एक शिकारी जैसी चमक थी। अगर ऋषभ तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुमने उसे धक्का दिया तो ये निशान उसके कंधे के पीछे कैसे आया? क्या तुम उसे पीछे से गले लगा रही थी या फिर तुम उसे पीछे से चूमने की कोशिश कर रही थी और उसने तुम्हें झटक दिया? नताशा का चेहरा सफेद पड़ गया, वो हकलाने लगी, नहीं वो कश्मकश में लग गया होगा। इससे पहले कि नताशा अपना झूठ और बुनती, अवनी का हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार थप्पड़ नताशा के गाल पर पड़ा। स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। अवनी की दहाड़ से पूरा ऑफिस कांप उठा। अवनी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मैं बताती हूँ यहाँ क्या हुआ था। इसके बाद अवनी ने सामने बड़े से टीवी की स्क्रीन ऑन की और देखते ही देखते सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। सामने स्क्रीन में वीडियो चल रही थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। केबिन में नताशा और ऋषभ थे। नताशा ने ऋषभ के ऊपर कॉफी गिराई। ऋषभ जब अपने कपड़े को साफ करने वॉशरूम गया तो नताशा भी उसके पीछे पीछे चली गई। नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अवनी इतनी जल्दी फुटेज निकाल लेगी। नताशा तुरंत अवनी की बात काटते हुए बोली, मैंने कहा ना सिर्फ ऋषभ की हेल्प करने के लिए मैं केबिन में आई थी, क्योंकि मुझसे गलती से उसके ऊपर कॉफी गिर गई थी। एक तो ऋषभ ने मुझे मोलेस्ट किया, ऊपर से आप उसी की साइड ले रही हैं। अवनी को और गुस्सा आ गया। उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए बैग को नताशा को दिखाकर पूछा, ये तुम्हारा बैग है ना? अब झूठ मत बोलना कि ये बैग तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय से ये बात बुलवा सकती हूँ कि तुम ही ये बैग लेकर आती हो। नताशा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त उसे चुप रहना ही ठीक लग रहा था। अवनी ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बैग में हाथ डाला और एक पैकेट निकालकर सबको दिखाते हुए कहा, मुझे पता था तुम सीसीटीवी फुटेज को भी गलत बोलो, तो ये क्या है? मैं सबको बता दूं, इसमें एनेस्थीसिया है। मिस नताशा, एनेस्थीसिया आपके बैग में क्या कर रहा है? नताशा पसीने से तरबतर हो गई। मैं नहीं जानती। साहिल भी गुस्से में नताशा को देखकर तेज आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तुम ये भी भूल गई कि तुम हमारे साथ ही हमारे कॉलेज में पढ़ी हो, हमारी फ्रेंड हो, उसके बाद भी तुमने ये सब किया। नताशा के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गर्दन झुकाकर रोने लगी और सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं ऋषभ को पसंद करती हूँ, लेकिन ये मुझसे हमेशा दूर भागता है। मैंने कितनी बार ट्राई किया कि इसे इंप्रेस कर सकूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका चाहिए मुझे। अवनी ने गुस्से में एक और चाटा उसके गाल पर मारा और तेज आवाज में चिल्लाई, शेम ऑन यू नताशा, एक औरत होकर तुमने औरत होने का फायदा उठाया और एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। सर अब आप पुलिस को बुला सकते हैं क्योंकि असली गुनहगार सबके सामने है। सच्चाई सामने आते ही स्टाफ में कानाफूसी शुरू हो गई। राजीव जी अपने केबिन में जा चुके थे। नताशा पुलिस का नाम सुनते ही डर से ऋषभ के पैरों में गिर गई। प्लीज ऋषभ, पुलिस को रोक लो, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। ऋषभ ने उसे देखकर गुस्से में कहा, जब तुम मेरे खिलाफ इतनी घटिया प्लानिंग कर रही थी तब तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं आया? याद रखना नताशा, जितनी इज्जत एक लड़की की होती है उतनी ही एक लड़के की भी होती है। आज तुमने मेरी दोस्ती को दूर मुझसे बात करने का हक भी खो दिया है। तुम्हारी जैसी लड़की की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतना बोलकर वो गुस्से में बाहर निकल गया। अवनी ने ऋषभ को बेगुनाह साबित कर दिया था। फिलहाल राजीव जी ने पुलिस को नहीं बुलाया। अवनी भी तुरंत केबिन से बाहर चली गई। उसने देखा ऋषभ खिड़की के पास खड़ा था। अवनी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, ऋषभ तुम ठीक हो? ऋषभ ने तुरंत उसकी तरफ पलट कर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुमने एक एहसान किया है मेरे ऊपर, लेकिन ये मत समझना कि इस एहसान की वजह से मैं तुम्हारे आगे दब जाऊंगा। अवनी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। मैं तो तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड भरा है कि कोई आराम से बात भी नहीं कर सकता। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ आ गई। अवनी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ऋषभ उसे जाते हुए देखकर धीरे से बड़बड़ाया,
अभी तो बहुत सारे हिसाब किताब बराबर करने हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे किसी और से बात करनी है। वो तुरंत वहां से राजीव जी के केबिन में गया, जो अपनी कुर्सी पर सिर टिकाए बैठे थे। ऋषभ गुस्से से उनके पास आकर बोला, आपको अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक लड़की ने झूठा इल्जाम क्या लगाया, आपने तो सीधा पुलिस बुलाने का ऑर्डर दे दिया। राजीव जी ने अपनी मेज पर रखे ग्लोब को धीरे से घुमाया और ऋषभ की आंखों में आंखें डालकर बोले, मैंने संजीव से पुलिस बुलाने को इसलिए कहा था ताकि तुम्हारी बेगुनाही का तमाशा पूरी दुनिया के सामने ना बने, बल्कि नताशा का झूठ कानून के सामने आए। पर मेरा असली मकसद कुछ और था ऋषभ। ऋषभ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। असली मकसद? पापा, आपने सबको ये यकीन दिला दिया था कि आपका बेटा गिल्टी है। अवनी ना आती तो शायद अभी मैं लॉकअप में होता। राजीव जी अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर की बिल्डिंग्स को देखने लगे। अवनी वहां आए, यही तो मैं चाहता था। मुझे पता था कि वो आएगी। इस पूरे ऑफिस में केवल वही है जिसके पास इतनी फुर्ती और दिमाग है कि वो 5 मिनट में सच और झूठ का फैसला कर सके। ऋषभ के माथे पर सिरवटें उभर आई। आपको अवनी शर्मा पर इतना भरोसा है, अपने बेटे से भी ज्यादा? राजीव जी ने पलटकर कहा, अवनी शर्मा नहीं, अवनी ऋषभ सिंघानिया। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है कि वो तुम्हारी वाइफ है। ऋषभ उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सब कुछ याद है मुझे, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। ऋषभ गुस्से में उनके केबिन से निकल गया। राजीव जी अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गए। ऋषभ और अवनी की लाइफ में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, इसकी शुरुआत राजीव जी की वजह से ही हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों की शादी करवाई गई थी, वो भी राजीव जी की मर्जी से। लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, जब ऋषभ अवनी से शादी न करने के लिए परेशान था। अपनी माँ वीना जी के आगे पीछे घूमकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मॉम मॉम आप समझने की कोशिश नहीं करना चाहती, और गॉड से दुनिया में एक वही लड़की मिली थी क्या डैड को? वो एक नंबर की बदतमीज लड़की है। गुस्सा तो उसके सिर पर सवार रहता है। ऋषभ, उसके चाचा संजीव का बेटा साहिल, उसकी बेस्ट फ्रेंड आंसू और अवनी सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अवनी जहाँ टॉप रैंक्स में से एक थी, वहीं ये सब लोग बैक बेंचर्स थे। ऋषभ अवनी से बहुत चिढ़ता था। वीना जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार तेरे पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ। वीना जी ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे की तरफ चल दी। राजीव जी 3 पीस सूट में तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी टाई बांध रहे थे। वीना जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर चुप हो गई। राजीव जी ने नोटिस करके शांत लहजे में कहा, कुछ कहना है आपको? वीना जी अटक कर अपनी बात पूरी करते हुए बोली, जी हाँ, वो ऋषु कह रहा था, मतलब कि उसे शादी नहीं करनी। राजीव जी ने वीना जी की तरफ पलटते हुए कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है शादी से? नीतीश जी सिर्फ मेरी वजह से माने हैं। मुझे उम्मीद है कि शादी के बाद आपके साहबजादे में सुधार की शुरुआत होगी। वीना जी ने एक सांस में ही अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी? आप कह रहे हैं तो अच्छी ही लड़की होगी ना, और अगर आपने उसे चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। राजीव जी ने अपना बैग उठाते हुए कहा, ठीक है, तो ये बात फाइनल है कि ऋषभ की शादी अवनी से ही होगी। इतना बोलकर वो घर से निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर ऋषभ भी गुस्से में घर से निकल गया। ऋषभ का मूड बहुत खराब था, इसलिए आज वो अकेले ही बाहर चला गया। ऋषभ एक पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था। गुस्सा अभी भी उसका कम नहीं हुआ था। अब शाम भी ढलने लगी थी, लेकिन ऋषभ के दिमाग में शादी की टेंशन घूम रही थी। वो बेंच पर हाथ मारते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, आखिर पापा समझते क्यों नहीं है? उस बोरिंग दिन से शादी करके तो मेरी लाइफ बिल्कुल जहन्नुम बन जाएगी। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मैंने किसी टीचर से शादी की है, जो कभी भी शैतानी करने पर डंडे से कुटाई कर देगी। कहाँ मैं डैशिंग हैंडसम लड़का जिसे एडवेंचर पसंद है, और कहाँ वो सादगी की मूरत। वो अभी अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अचानक उसे पार्क के दूसरे कोने से शोर सुनाई दिया। वो धीरे से बोला, वहाँ से इतना शोर क्यों आ रहा है? जाकर देखता हूँ। वो उस तरफ चल दिया। जैसे ही ऋषभ भीड़ को चीरते हुए आगे आया, वहाँ का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिस बोरिंग बीन यहाँ क्या कर रही है? ऋषभ ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वहाँ अवनी खड़ी थी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने वहाँ खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हिम्मत कैसे हुई आप दोनों की अपनी बीमार माँ को ऐसे लावारिस छोड़कर जाने की? शर्म नहीं आती? जब आप छोटे थे और ज्यादा बीमार होते थे तो क्या आपकी माँ ने पैसे की कमी की वजह से आपको वैसे छोड़ा था? अगर आज आप इन्हें यहाँ छोड़कर गए तो पुलिस केस मैं खुद करवाऊंगी। ऋषभ ये सब देख रहा था कि तभी उसकी जेब में पड़ा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर वीना जी का नंबर देखकर उसने झिझकते हुए फोन उठाया। जानता हूँ माँ, घर से बाहर हूँ तो आप परेशान हो रही होंगी, बस आ रहा हूँ वापस। वीना जी की बात सुने बिना ही ऋषभ ने फोन काट दिया। ये देखकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद वीना जी गुस्से से बोली, यही आदत मुझे इस लड़की की सबसे बुरी लगती है। अरे मेरी बात तो सुन लेता, मैं तो इसे पार्टी में चलने के लिए कहने वाली थी, लेकिन पहले फोन काट दिया। एक तो इसके पापा ने इतनी अर्जेंट बेसिस पर फोन करके बोला कि सब लोगों को ऑफिस की पार्टी में आना है, और भला ऑफिस के अंदर कौन पार्टी रखता है? वो बड़बड़ाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली ऑफिस के लिए निकल गई। यहाँ ऋषभ ने फोन रखा और गहरी सांस लेकर वापस मुड़ गया। अवनी की डांट सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी उस बुढ़िया को लेकर वहां से चले गए। अवनी ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी सी घड़ी देखी और एक लंबी सांस लेकर शांत कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। तभी अवनी के फोन पर उसके पापा का मैसेज आया, बेटा आज मुझे घराने में लेट हो जाएगा, ऑफिस में जरूरी काम है। अवनी ने ओके लिखकर भेज दिया और वहां से निकल गई। ऋषभ घर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, सब लोग कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, छोटे साहब, बड़े साहब ने पूरे परिवार को ऑफिस में एक पार्टी के लिए बुलाया है। मालकिन ने आपको भी फोन किया था, लेकिन शायद आपने जाने से मना कर दिया, इसलिए वो लोग निकल गए। मैं आपके लिए खाना निकाल दूं? ऋषभ बेमन से बोला, नहीं काका, मेरा मन नहीं है। वो ऊपर अपने कमरे में चला गया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उधर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के ऑफिस में बने बड़े से हॉल में पूरा स्टाफ एक साथ सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुआ था। पार्टी के बीच में राजीव जी ने अपने मैनेजर नीतीश शर्मा का हाथ पकड़कर कहा, नीतीश जी, आपने इस कंपनी को अपना खून पसीना दिया है। आज आपने रिटायर होने का फैसला लिया है, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए मेरी फैमिली का हिस्सा रहेंगे। वैसे मैंने एक फैसला किया है। नीतीश जी ने उनकी तरफ देखा तो राजीव जी आगे बोले, आपकी पोस्ट के लिए मैंने एक काबिल उम्मीदवार ढूंढ लिया है। नीतीश जी ने मुस्कुराकर पूछा, मुझे बहुत खुशी है सर कि आपको कोई दूसरा कैंडिडेट मिल गया है। अब मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। तभी राजीव जी ने हंसकर कहा, आप उसका नाम नहीं जानना चाहेंगे? नीतीश जी उन्हें हैरानी से देखने लगे। राजीव जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आपकी जिम्मेदारी वाली पोजीशन को सिर्फ वही इंसान संभाल सकता है जो आपकी तरह ऑनेस्ट और डेडिकेटेड हो, और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है अवनी। राजीव जी ने जैसे ही अवनी का नाम लिया, नीतीश जी एकदम चौंक कर बोले, लेकिन सर अवनी कैसे? उसे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। राजीव जी ने उनका हाथ थपथपाते हुए जवाब दिया, नहीं, इस पोस्ट को कोई संभाल सकता है तो सिर्फ वही है। और आप ये मत समझना कि वो मेरी बहू बनने वाली है या फिर आपकी बेटी है इसलिए मैं ये फेवर कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि मैं पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करता। अवनी इस पोस्ट के काबिल है, इसलिए मैंने उसे ये पोस्ट दी है। आपको याद है एक दिन वो आपके साथ ऑफिस आई थी और उसने एक प्रोजेक्ट में अपने कुछ सजेशन दिए थे। आपको मालूम है सिर्फ उसके सजेशन की वजह से हमें 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट मिला। तभी से मैं उसकी काबिलियत को एडमायर करने लगा। नीतीश जी की आंखें हल्की सी नम हो गई और उन्होंने धीरे से कहा, आपने मेरी बेटी अवनी को इतना बड़ा मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। राजीव जी हल्का सा मुस्कुराए, थैंक यू मत कहिए, अवनी सच में इस पोस्ट को डिजर्व करती है। नीतीश जी ने उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए, फिर भी सर आपने मेरी बेटी पर भरोसा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजीव जी तुरंत आगे बढ़े और उनके जुड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, अब तो शायद रिश्तेदार बनने वाले हैं।
तभी वो कुछ सोच कर बोले, क्या आपने अवनी से उसके और ऋषभ के रिश्ते के बारे में बात की? जैसे ही उन्होंने इतना कहा, उनके ठीक पीछे खड़ा साहिल जो कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहा था, अचानक उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ गई और वो खांसने लगा। उसने हैरानी से पीछे देखा, क्या बड़े पापा ऋषभ की शादी अवनी से करवाना चाहते हैं? वो तो गया काम से। राजीव जी का सवाल सुनकर नीतीश जी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। चारों तरफ पार्टी का शोर था, लेकिन उनके कानों में जैसे सब आवाजें धीमी पड़ गई। उन्होंने गहरी सांस ली। सच कहूं तो सर, अभी तक मैंने उससे सीधे सीधे नहीं पूछा है। राजीव जी की भौएं हल्की सिकुड़ गई। देखिए, मैं कोई भी फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लेना चाहता। शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है, सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं चल सकता। नीतीश जी कुछ पल सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने राजीव जी को देखकर कहा, सर, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगी। जहाँ मैं कहूँगा वहीं शादी कर लेगी। राजीव जी ने ध्यान से उनकी बात सुनी, मगर उनकी आंखों में सुकून नहीं आया। लेकिन क्या ये सही होगा? उन्होंने धीरे से कहा। नीतीश जी ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, अपनी बचपन से जिम्मेदार रही है। उसने कभी अपनी खुशी को मेरी इज्जत और खुशी से ऊपर नहीं रखा। वो जानती है कि मैं उसके लिए गलत फैसला नहीं लूंगा। आप इस रिश्ते को पक्का समझिए। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है कि वो आपके घर की बहू बनेगी। इतना कहते हुए नीतीश जी ने फिर से हाथ जोड़ दिए। राजीव जी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिए और मुस्कुराकर बोले, बहू नहीं बेटी, और आप ये हाथ मेरे सामने कभी मत जोड़ना। नीतीश जी की आंखें नम हो गई। आप जैसे लोग ही रिश्तों की इज्जत रखते हैं सर। दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। साहिल बाहर गाड़ी के पास एक कोने में खड़ा होकर अपनी और ऋषभ की बेस्ट फ्रेंड आंसू से बात कर रहा था, जो उसे नींद से उठाने के लिए गालियां दे रही थी। साहिल, तूने मेरी नींद खराब कर दी। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं, तेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। चल साहिल इरिटेट होकर बोला, अबे पहले मेरी बात ध्यान से सुन। बड़े पापा ने ऋषभ की शादी फिक्स कर दी है। आंसू की नींद इतना सुनते ही उड़ गई। वो जोर से चीखी, क्या? लेकिन किसके साथ? साहिल धीरे से बड़बड़ाया, तेरी मिस मॉन्स्टर और ऋषभ की बोरिंग बीन से। आंसू कूदकर बिस्तर से खड़ी हो गई और हैरानी से चिल्लाकर बोली, क्या अवनी शर्मा से ऋषभ की शादी हो रही है? और तू कैसा दोस्त और भाई है जो ये सब होने दे रहा है? आंसू एकदम टॉम बॉय थी। उसे लड़कियों की तरह सजना नहीं, बल्कि लड़कों की तरह आवारागर्दी करना और मारपीट करना काफी पसंद था। वो ऋषभ और साहिल के ऊपर अपना कॉपीराइट बनाकर रखती थी। उसे उन तीनों की तिगड़ी के बीच में किसी चौथे का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। साहिल उसे ना जाने क्या क्या बता रहा था। तभी पीछे से वीना जी की आवाज आई, साहिल चलो। साहिल ने तुरंत फोन काटा और गाड़ी में बैठ गया। वहीं अपनी बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अपनी की आंखों के आगे कुछ परछाइयां चलने लगी, जहां लगभग 13 से 14 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी रो रही थी। उसके बालों में च्युइंग गम पूरी तरह चिपकी हुई थी। देखना, अब तो इसे गंजा होना पड़ेगा। पीछे की बेंच से एक आवाज आई। अपनी की आंखों में सच में आंसू आ गए। उसने झटके से आंखें खोल दी। तभी नीतीश जी ने उसे पकड़कर हिलाया। वो अभी अभी पार्टी से लौटे थे और आते ही सबसे पहले अपनी के पास आए। अपनी को इस तरह परेशान देखकर वो उसके पास बेड पर बैठ गए और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? अपनी ने खुद को संभाला और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जी पापा, बस कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी। आप अभी तक सोए नहीं? नीतीश जी ने उसकी आंखों में झांका और आगे बोले, बेटा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एक फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और मुझे कभी निराश नहीं करोगी। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन सा फैसला पापा? आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? उसके पापा ने अवनी के हाथ अपने हाथों में लिए और थोड़ा सीरियस होकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मैंने अपने बॉस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक राजीव सिंघानिया जी के बेटे ऋषभ सिंघानिया के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। सिंघानिया परिवार बहुत बड़ा घराना है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस रिश्ते से? जैसे ही ऋषभ सिंघानिया नाम अवनी के कानों में पड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हो। वही नाम जिसे वो अपने पूरे सपनों से मिटाना चाहती थी, अब उसकी हकीकत बनने जा रहा था। वो हैरानी से बोली, पापा, आपने क्या कहा? ऋषभ सिंघानिया? ऋषभ का नाम सुनते ही अवनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो सपने में भी इतना ज्यादा चिढ़ती थी, उसके पापा उसी के साथ अवनी की शादी करने वाले थे। वो हैरानी से अपने पापा को देखती रही। नीतीश भी शायद कहीं ना कहीं जानते थे कि अवनी का रिएक्शन कुछ इस तरह का ही होगा, लेकिन वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो अवनी को देखकर प्यार से बोले, हाँ बेटा, राजीव जी के बेटे ऋषभ सिंघानिया की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने सामने से आकर तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने उन्हें हाँ भी कह दिया है। बेटा, ऐसा परिवार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पूरे समाज में उनकी बहुत इज्जत है और वो एक वेल रेप्यूटेड फैमिली है। अपने पापा की बात सुनकर अवनी को गुस्सा आ गया। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकती कि वो लोग काफी अमीर है। ये मेरी लाइफ का सवाल है। मैं किसी गरीब और मेहनती इंसान के साथ रह सकती हूँ, लेकिन उस लापरवाह और गैर जिम्मेदार ऋषभ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। आपको पता है उसने कितना कुछ किया है मेरे साथ। नीतीश जी एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो अवनी को मना लेंगे, लेकिन इस वक्त अवनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और उसे देखकर कहा, बेटा, रात बहुत हो चुकी है, तुम अभी सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। इतना बोलकर वो अवनी के रूम से चले गए। अवनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर सुबकते हुए बोली, माँ, आप देख रही हो ना, पापा उन लोगों की बातों में आ गए। मुझे उस फैमिली से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो ऋषभ, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा लड़का है। स्कूल में कितना तंग किया है उसने मुझे, यहाँ तक कि मुझे अपने बाल भी कटवाने पड़े उसकी वजह से। सारे बच्चे मुझे कितना चिढ़ाते थे। नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। पता नहीं कितनी देर तक वो अपनी माँ से शिकायतें करती रही और अवनी को पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। अगली सुबह सिंघानिया हाउस में जब ऋषभ की आंखें खुली, तो एक दिन पहले उसके ऊपर जो बम गिराया गया था, उसके बारे में याद आते ही वो कूदकर अपने बेड पर बैठ गया और कुछ सोचते हुए खुद से बोला, मैंने सारी हथकंडे अपना कर देख ली ताकि हमारी शादी को कैंसिल करवाने में मेरी हेल्प करे, लेकिन लगता है कि उनके पास में कुछ नहीं है। अब अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो मेरी माँ नहीं, मेरे पापा की माँ ही कर सकती है। अब दादी से ही बात करनी होगी। ऋषभ ने बिना वक्त गवाए चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलकर कहा, दादी, दादी, वेयर आर यू माय स्वीटी? मेरी प्यारी दादी, कहाँ हो आप? प्लीज मेरी बात सुनो, अब आप ही कुछ कर सकती हो। इधर एक कमरे में बेड के सिरहाने बैठी 75 साल की ऋषभ की दादी इस वक्त चेहरे पर मोटा चश्मा लगाए अपना कभी ना खत्म होने वाला इंडियन ड्रामा देख रही थी, जो उनका फेवरेट काम था। उसी वक्त ऋषभ दरवाजे पर आकर बोला, दादी, कहाँ हो आप? ऋषभ की आवाज सुनकर दादी ने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं, और ये सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई तुझे? बता, क्या काम है? ऋषभ आकर बेड पर दादी के पैरों के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात करती हो दादी, जब काम रहेगा तभी आपको याद करूंगा क्या? वैसे क्या कर रही हो? दादी ने अफसोस जताते हुए कहा, देखना, ये जालिम बहुएं खुद तो ऐश मौत से जिंदगी काटती है और अपनी बूढ़ी सास को एक बार भी नहीं पूछती। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। एक हमारा समय था कि अपने सास ससुर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। ऋषभ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसी बहुओं से अच्छा तो कोई शादी ना करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करने वाला। आप डैड को बोल दीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगा। पहले ही 2 बहुओं का अत्याचार सह रही है मेरी दादी। दादी ने ऋषभ के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरे बारे में इतना सोचता है।
जहाँ एक और ऋषभ शादी कैंसिल करने का प्लान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी भी उठ चुकी थी और वो अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर बैठी हुई थी। उसने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ उस इंसान से? मैंने रात को भी आपके साथ बात की थी ना, बाबा को कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं नहीं कर सकती उससे शादी। आपको तो बताया था ना मैंने, कितना परेशान किया था उन तीनों ने मिलकर मुझे, खासकर उस बदतमीज लड़के ने। उन लोगों ने क्या क्या नाम दिए थे मुझे, मिस बोरिंग बीन, किताबी कीड़ा, जागती आत्मा, टकली कंजी, उजला चमन और भी न जाने क्या क्या। मेरी स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक हर जगह वो लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं। वो अभी शिकायतें कर ही रही थी कि उसी वक्त नीतीश जी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अवनी बेटा दरवाजा खोलो, हम बैठकर बात करते हैं ना। अवनी गुस्से में बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि मैं उस ऋषभ से शादी करूंगी? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहा था जो मेरा साथ दे, रिस्पेक्ट करे और केयर करे आपकी तरह, लेकिन वो बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। नीतीश जी फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो सुना, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं कह रहा हूँ बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अवनी शांत लहजे में बोली, अब क्या बात करनी है आपको, जाइए शादी की तैयारी कीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता अवनी, बेटा दरवाजा खोलो। देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है। कुछ पल बाद जब दरवाजे के बाहर से आवाज आनी बंद हो गई तो अवनी तेजी से बेड से उतरकर दरवाजे के पास जाते हुए चीखी, बाबा। अवनी ने घबराकर दरवाजा खोला और नीतीश जी वहां नहीं थे। ये देखकर अवनी की घबराहट और बढ़ गई। उसने डरते हुए कहा, बाबा कहाँ हैं आप? उसी वक्त उसकी नजर दरवाजे के साइड में गई जहां नीतीश जी बिल्कुल ठीक ठाक खड़े मुस्कुरा रहे थे। अवनी ने उन्हें देखते ही शिकायत की, बाबा आपने फिर वही किया, आपको पता है मैं कितनी डर गई थी? नीतीश जी ने पास आकर अवनी को गले लगाते हुए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आती ही नहीं। मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है तुम्हें? पता है मैं कल रात से कितना परेशान हूँ। अवनी मुंह फुलाते हुए बोली, मैं आपको परेशान करती हूँ? आप हर बार सेम एक्टिंग करते हैं और मैं बेवकूफ सी हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ। नीतीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मुझे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, जब तक मुझे पता न चल जाए कि मेरे बाद मेरी बेटी का कोई ख्याल रखने वाला है। अवनी शिकायत करते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छा ख्याल रखने वाला सुना है आपने। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं बताती आपको। नीतीश जी ने उसकी बात बीच में काटकर उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरी बात एक बार सुन लो, फिर जो चाहोगी वो होगा। नीतीश जी अवनी को सोफे पर बैठा दी और खुद उसके बगल में बैठकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोले, तुम जानती हो मिस्टर सिंघानिया कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी ऐसे समय पर मदद की थी जब मेरे सगे भाइयों ने भी पीठ दिखा दी थी। जब किसी का सहारा नहीं था तब उन्होंने साथ दिया बेटा। अवंतिका के इलाज के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ी उन्होंने ही दिए। 2 सालों तक इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्च मैं खुद को बेच देता ना तब भी नहीं उठा सकता था। अवनी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, इसी की कीमत मांगी है उन्होंने? नीतीश जी इनकार में सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे उन्होंने तो कहा मैं तुमसे पूछ कर ही हाँ कहूँ, पर मुझे लगा तुम कभी मुझे मना नहीं करोगी। उन्होंने कहा कि तुम जैसी काबिल लड़की ही उनके बेटे को जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकती है। अवनी लगातार नीतीश जी को देखे जा रही थी। नीतीश जी कुछ पल रुके, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उसी दिन से जब उन्होंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था और तुमने उनको अचानक से आइडिया दिया था, वो तुमसे बहुत इंप्रेस हो गए थे। ऋषभ बुरा लड़का नहीं है, थोड़ा मनमौजी है, लेकिन दिल का एकदम साफ है। कोई छल प्रपंच नहीं है उसमें, अपने डैड की तरह सबकी मदद करता है, हाँ जिम्मेदारी से भागता है। तो तुम हो ना? अरे मेरी बेटी ने तो जिद्दी से जिद्दी बच्चों को सुधार दिया है। फिर अवनी की आंखों में उम्मीद से देखते हुए बोले, मैंने उन्हें हाँ कर दिया बेटा, क्योंकि मुझे लगा तुम कभी मेरी बात नहीं टालोगी। तुम करोगी ना ये शादी? अवनी अभी भी शांति से फर्श पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। उसी वक्त नीतीश जी के मन में एक शंका आई तो उन्होंने अवनी के चेहरे को अपनी तरफ करके पूछा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नीतीश जी की बात सुनकर अवनी किसी सच में डूब गई। वही ऋषभ अपनी दादी को मक्खन लगा रहा था। उसने अपनी दादी के पैर दबाने शुरू किए और उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, मैं हरदम आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ, आखिर इतनी अच्छी दादी कहाँ से मिली मुझे? अच्छा आप कह देना डैड से कि आप नहीं चाहती वो मेरी शादी उससे करे। दादी ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैं क्यों नहीं चाहूंगी अपने पोते का घर बसाना? अवनी इतनी अच्छी लड़की है और तो और तेरी माँ की तरफ की भी नहीं है, मिली हूँ मैं उससे, एकदम शांत, शब्द गिनकर बोलने वाली है, तेरी चाची की तरह नहीं है कि काम ना धाम दिन भर बक बक। ऋषभ उन्हें समझाते हुए बोला, कैसी बातें करती हैं आप भी दादी, एक मुलाकात में किसी के बारे में क्या पता चलेगा? और मॉम को भी तो आप ही ने पसंद किया था ना? दादी उसे घूरते हुए बोली, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं क्यों पसंद करने लगी तेरी माँ को? मैंने तो अपनी सहेली की बेटी चांदनी को पसंद किया था, पर तेरे दादा जिद पर अड़ गए और ले आए अपने दोस्त की बेटी को बहू बनाकर। फिर तेरी चाची ने ऐसा प्रेम जाल बुना कि मेरे छोटे बेटे की जुबान से एक बात निकलने लगी कि शादी करूंगा तो इसी से। इस तरह ये दोनों बहनें मेरे सिर पर आकर बैठ गई। ऋषभ ने अब उनके पैर दबाने छोड़ दिए और खड़े होकर बोला, आप किसी और लड़की को ढूंढो जो आपको पसंद हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी मैं अभी सिर्फ 25 साल का हूँ। दादी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ तो मुझे तो पसंद है वो, बता बता कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? राजू बता रहा था कि बहुत काबिल है और जिम्मेदार भी। ऋषभ झल्लाते हुए बोला, बहुत काम है मुझे, आपकी जो बहू आएगी ना उससे ही अपने हाथ पैर पीठ गला सब दबा लेना। ऋषभ को समझ आ गया था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए अब उसकी उम्मीद उसके चाचा चाची थे। उसने तुरंत अपने कदम पीछे किए और उस कमरे की ओर बढ़ा दिए। कमरे में नीता जी संजीव जी को टाई बांध रही थी। ऋषभ उन्हें देखते ही बोला, ये होता है सच्चा प्यार, कहाँ लोग बॉलीवुड की मूवीज में रोमांस देखने जाते हैं? नीता जी और संजीव जी उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। नीता जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऋषु तू कब आया? ऋषभ अंदर आते हुए बोला, चाची ये जरूरी नहीं है कब आया, जरूरी ये है कि क्यों आया। ऋषभ जाकर बेड पर बैठ गया तो संजीव जी ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कोई काम है? नीता जी आकर ऋषभ के बगल में बेड पर बैठते हुए बोली, परेशान लग रहा है, किसी ने कुछ कहा है तुझसे? ऋषभ दुखी आवाज में बोला, चाची आप मेरी परेशानी की वजह पूछ रही हैं, क्या आपको पता नहीं है सब मिलकर मेरी अरेंज मैरिज करने पर तुले हुए हैं? और विद्युत शेखावत एक बार जो ठान लेता है तो उसे ऋषभ का नाम सुनते ही अवनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो सपने में भी कि सुबह सिंघानिया हाउस में जब ऋषभ की आंखें खुली तो एक दिन पहले उसके ऊपर जो बम गिराया गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरे बारे में इतना सोचता है। जहाँ एक और ऋषभ शादी कैंसिल करने का प्लान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी भी उठ चुकी थी और वो अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर बैठी हुई थी। उसने, क्या आपको पता नहीं है सब मिलकर मेरी अरेंज मैरिज करने पर तुले हुए हैं? और मैं ठहरा आप दोनों का फर्क, बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ अरेंज मैरिज? नीता के कुछ बोलने से पहले ही संजीव जी इनकार में सिर हिलाते हुए बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, भाई साहब ने शादी फिक्स कर दी है, अब वो बात नहीं टाल सकते। और जरूरी नहीं है कि लव मैरिज में ही प्यार हो, कई बार अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छी साबित होती है। जितनी जल्दी तुम इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होगा। ये कहकर संजीव जी अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गए। ऋषभ अब उम्मीद भरी नजरों से नीता जी की तरफ देख रहा था। नीता जी ने ऋषभ के गाल पर हाथ रखकर प्यार से उसे देखते हुए कहा, ऋषु तुम जानते हो भाई साहब के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ऋषभ मायूस होकर कमरे से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ अवनी नीतीश जी की बात सुनकर जैसे कहीं खो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों के आगे कुछ परछाइयां चलने लगी। जहां अवनी ने गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान का कॉलर पकड़ा हुआ था, अवनी उसे देखकर गुस्से में बोली, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम ये ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? तुमने जो वादे किए थे उसका क्या? फिर अवनी ने उम्मीद भरी नजरों से उस लड़के को देखकर पूछा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना?
अवनी ने उम्मीद भरी नजरों से उस लड़के को देखकर पूछा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? सामने खड़ा लड़का एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, प्यार? और तुमसे? कभी खुद को देखा है गौर से? ऐसी क्या खास बात है तुम्हें? वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अवनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, इट वाज जस्ट अ टाइम पास, नथिंग मोर देन दैट। अवनी गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, टाइम पास? ये सब तुम्हें टाइम पास लगता है? हाँ, सारी फीलिंग्स, सारी इमोशंस, सारी प्रॉमिसेस सब टाइम पास था तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए नहीं था। डोंट डू लाइक दैट। अवनी जोर जोर से रोकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आई विल ट्राई टू चेंज माय सेल्फ, मैं सच में पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर अवनी उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो वो शख्स झटके से उससे दूर होते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है आज की लाइफ में रिश्ते परमानेंट होते हैं? अब देखो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारना था, पर तुमने तो कभी मुझे खुद को छूने ही नहीं दिया, और अब मुझे कोई और मिल गई है अवनी शर्मा, इसलिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो लड़का तेज कदमों से वहां से चला गया। उसे जाते देख अवनी वहीं घुटनों के बल बैठ गई और भरी हुई आंखों से तब तक उसे देखती रही जब तक वो पूरी तरह से आंखों से ओझल नहीं हो गया। अवनी अपनी यादों में डूबी हुई थी कि अचानक नीतीश जी के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही वो अपने पास से बाहर आई। नीतीश जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ क्या कोई पसंद है तुम्हें? अवनी ने तुरंत बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके अलावा किसी से भी प्यार नहीं करती। ये सुनते ही नीतीश जी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोले, तो तुम करोगी ना ऋषभ से शादी? मैंने सिंघानिया सर को जबान दे दी है। अवनी नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, आपकी जबान के लिए मेरी जान भी हाजिर है बाबा। नीतीश जी खुशी से उसे गले लगाते हुए बोले, थैंक यू बेटा, मुझे पता था तुम कभी मुझे निराश नहीं करोगी। अवनी उनसे अलग होकर पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, अब प्यार से ही पेट भरने का इरादा है क्या? मुझे भूख लगी है, कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। नीतीश जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अवनी उदास होकर बोली, आपने क्यों नहीं खाया? आप तो पार्टी में गए थे ना, वहां से तो खाकर आ सकते थे। नीतीश जी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, गया तो था, लेकिन मुझे तेरे बिना खाने की आदत नहीं है ना, सोचा था घर आकर तेरे साथ खाऊंगा, लेकिन तूने तो खाना खाया ही नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। अवनी इमोशनल होकर बोली, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेंगे आप? नीतीश जी होठों पर उंगली रखकर सोचते हुए बोले, तब। अवनी ने नीतीश जी की नम आंखों में देखकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओहो मेरे इमोशनल बाबा, चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ और आप रोटी बनाइए, क्योंकि मुझे किसी कंट्री का मैप खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं तो कनाडा या रशिया का नक्शा तो बना ही सकती हूँ। नीतीश जी अपनी आंखों की नमी छिपाकर हंसते हुए बोले, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बनाकर गोल रोटी खा लूंगा। नीतीश जी हंसने लगे तो अवनी भी मुस्कुरा दी। दोनों किचन की तरफ बढ़ गए तो अवनी हंसते हुए बोली, लेकिन कुछ भी कहो बाबा, 99% लाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है ये गोल रोटी बनाना। इधर ऋषभ अब मायूस होकर अपने कमरे में आकर बैठ गया था। उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। ऋषभ कुछ सोचते हुए अपने आप से बोला, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं जिसे मैं देखना तक नहीं चाहता? उस बोरिंग बीन से शादी इम्पॉसिबल, पर इस घर में तो मेरी किसी बात की वैल्यू ही नहीं है। कोई है भी इस दुनिया में जो मेरी बात सुने, मेरा कोई दोस्त? तभी ऋषभ को साहिल और आंसू का ख्याल आया। उन दोनों का ख्याल आते ही ऋषभ के चेहरे पर 100 वोल्ट की बल्ब वाली रोशनी चमक गई और उसने खुश होकर अपने आप से कहा, साहिल और आंसू, अरे हाँ, ये दोनों कब आएंगे? मैं भी इन लोगों के पास भटक रहा था, भला वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं? उसने तुरंत फोन निकालकर मैसेज टाइप करते हुए कहा, आंसू मेरी जान, कहां है तू? ठीक 10 मिनट पे छत पर बैठ। वहीं बगल वाले कमरे में नीता जी एक लड़के के ऊपर से कंबल हटाते हुए बोली, भोलू मैं बोल रही हूँ, उठ जा नहीं तो देख मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरे बड़े पापा को बुलाती हूँ अभी। लड़के ने अपनी 5 उंगलियां ऊपर करते हुए कहा, बस 5 मिनट मॉम। नीता जी झल्लाते हुए बोली, तेरे ये 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। ऋषभ अपने कमरे से निकलकर आया और साहिल की ओर देखते हुए बोला, चाची आप जाइए, मैं इसकी नींद हराम करता हूँ, मैं मतलब उठाता हूँ। नीता जी परेशान होकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, तू ही उठा अपने इस कुंभकर्ण भाई को। ऋषभ ने उनके जाने के बाद साहिल की पीठ हिलाते हुए कहा, साहिल उठ, यहाँ मेरी लाइफ की वॉट लगी पड़ी है। साहिल अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर बैठ गया और उसे देखकर बोला, कोई है इस घर में जो मुझे चैन से सोने दे? ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे चैन से सोने की पड़ी है, यहाँ मेरी नींद और चैन सब गायब हो गया है। पर साहिल पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो दोबारा अपने ऊपर कंबल डालकर पेट के बल लेट गया तो ऋषभ कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला, तू ऐसे नहीं उठेगा। ऋषभ ने उसका सीधा पैर पकड़ा और घसीटते हुए उसे बेड से नीचे गिरा दिया। गनीमत ये थी कि उसके पास कंबल था, वरना सीधा उसका सिर फूट जाता। साहिल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन ऋषभ के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और वो साहिल के पैर पकड़कर घसीटते हुए कॉरिडोर के रास्ते से स्टेयर्स तक ले जाने लगा। तो साहिल चीखते हुए बोला, तेरा इकलौता भाई हूं यार, देख अगर मेरी टांग टूटी तो बड़े पापा तेरी बॉडी के हर पुर्जे में छेद कर देंगे। क्या हम 1 मिनट ब्रेक नहीं ले सकते? यार मुझे चश्मा तो लेने दे, क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? साहिल घसीटाते हुए लगातार ये सब कह ही रहा था कि ऋषभ ने उसकी टांग स्टेयर्स के पास थम से छोड़ दिया और कहा, क्या तुम अपने पैरों का इस्तेमाल करना चाहोगे? क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें इस तरह ले जाने में। साहिल एक पल में उठकर खड़ा हो गया और ऋषभ को देखकर मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मेरे भाई मुझे पता है तूने इतना आतंक क्यों मचाया हुआ है। ऋषभ ने इतना सुनते ही हैरानी से पूछा, क्या तुझे पता है? साहिल का कोई रिएक्शन ना पाकर ऋषभ ने हैरानी से पूछा, तुझे सब पता है फिर भी तू इतनी बेफिक्री से सो रहा था? साहिल सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़े आराम से बोला, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े पापा किसी की नहीं सुनेंगे। कुछ ही देर में ऋषभ और साहिल छत पर आ गए। छत काफी बड़ी थी और उससे साइड वाली छत भी जुड़ी हुई थी। छत पर बीचों बीच एक झूला था। छत पर आने के बाद साहिल कमर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या तू बताएगा कि तू मुझसे चाहता क्या है? ऋषभ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुझे सच में नहीं पता कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ? साहिल झूले पर जाकर बैठ गया। तभी बगल वाली छत से उन दोनों की दोस्त आसमा रेलिंग कूद कर छत पर आ गई, जिसे सब लोग प्यार से आंसू कहकर बुलाते थे। 24 साल की आसमा का चेहरा लंबा और बाल कंधे से थोड़े ऊपर तक कटे हुए थे। वो चेहरे पर एक बेखौफ चमक और ढीली सी टी-शर्ट के साथ ओवरसाइज का पैंट पहने उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ऋषभ उसे देखते ही बोला, देख कुछ सीख इससे, इसे कहते हैं दोस्त। 10 मिनट पहले मैसेज किया तो 10 मिनट के अंदर हाजिर, यही तरह नहीं। आंसू अंगड़ाई लेते हुए उनके पास आकर बोली, इसकी अम्मा भाग गई, इतनी जरूरी ऐसी